काशी में विद्याध्ययन। बंबई से चंद्रशेखर काशी, बनारस, वाराणसी आ गए थे। काशी में वे एकदम अनाड़ी न थे। उनके पास बंबई का तजुर्बा था, स्वावलंबी रहकर जीने का आत्मविश्वास था। वे इस बात को तय करके वहां आए थे कि मेहनत मजदूरी करके कमाएंगे और पढ़ाई करेंगे। अभी वे स्टेशन से बाहर आए ही थे कि अचानक किसी के द्वारा आवाज देकर रोक लिए गए। आवाज देने वाले सज्जन अधेड़ थे। पहनावे से पढ़े लिखे हुए ब्राह्मण नजर आते थे। ठिठके हुए चंद्रशेखर की ओर लपक कर खुद ही आए और उन्हें इंगित करके बोले, तुम पंडित सीताराम तिवारी, भावरा वालों के सुपुत्र चंद्रशेखर तिवारी हो ना? चंद्रशेखर की गर्दन सहमति में हिल गई। यहाँ क्या कर रहे हो? अभी अभी बंबई से आने वाली गाड़ी से उतरा हूं, चंद्रशेखर ने निसंकोच कहा। यद्यपि किसी परिचित के मिल जाने की प्रसन्नता से तथा पहचाने जाने की विभिन्न शंका से दिल की धड़कनें तेज थी, पर झूठ बोलना उनके स्वभाव में न था। अतः सच कह दिया, मैं शिव विनायक मिश्र हूँ, तुम्हारे पिता का पुराना मित्र हूँ, उन्नाव जिले का हूँ। तिवारी पंडित सीताराम तिवारी के पास भावरा आना जाना लगा रहता है। तुम्हें देखा है, पहचानता हूँ। यहाँ अकस्मात तुम्हें देखकर थोड़ा भ्रम हुआ, फिर विचार आया पूछ लूं, बंबई क्यों गए थे, यहाँ क्यों आए हो? चंद्रशेखर ने सच सच बता दिया। सुनकर शिव विनायक मिश्रा बोले, गलत किया। खैर, इस बारे में फिर बात करेंगे। काशी तुम्हारे लिए नितांत अपरिचित नगरी है। मेरा घर परिवार यहाँ है, मेरे साथ चलो, किसी तरह का कष्ट ना होगा। तुम्हारी आजादी में बंधन ना बनूंगा। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना, दाखिला करा दूंगा। तुम्हारे इस निर्णय से तिवारी को प्रसन्नता होगी कि तुम पढ़ाई के ध्येय से काशी आए हो। शिव विनायक मिश्र की बातों में मिठास और व्यवहार में कुशलता थी। चंद्रशेखर को उस समय सिर छुपाने के लिए किसी ठिकाने की आवश्यकता भी थी। वे खुशी खुशी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। उनके घर पहुंचने तक चंद्रशेखर को इस बात की जानकारी उन्हीं शिव विनायक मिश्र द्वारा ही मिल चुकी थी कि वे उन्नाव में अच्छी खासी खेती बाड़ी के मालिक थे। वे राष्ट्रवादी, स्वाधीनता प्रेमी, लेखक, विचारक और पत्रकारिता के पेशे से जुड़े थे। पत्रकारिता करना, लेख लिखना, उन्हें पत्र पत्रिकाओं में छपवाना उनका शौक और पेशा भी था। वे काशी में अकेले रहते थे। उनका निवास स्थान ठीक ठाक था, किताबों और अखबारों से भरा हुआ था। रहन सहन सादा था, खाना पकाना खुद करते थे। एक दो दिन के अंदर ही चंद्रशेखर को मालूम हो गया कि जो सज्जन उन्हें अकस्मात मिले वे न केवल प्रतिष्ठित विद्वान थे, बल्कि समाज में अत्यंत प्रभावशाली इंसान भी थे। पत्रकारिता और लेखन जगत में खासे ख्याति प्राप्त थे। चंद्रशेखर को शिव विनायक मिश्र की छत्र छाया मिल गई थी। खाना पकाने में वह उनका सहयोगी बन गया था। अपने प्रभाव से मिश्रा जी ने चंद्रशेखर को संस्कृत पाठशाला में प्रवेश दिलवा दिया। इस तरह चंद्रशेखर की रुकी हुई पढ़ाई की गाड़ी चल निकली। कुछ समय बाद काशी के सुप्रसिद्ध देशभक्त श्री शिव प्रसाद गुप्ता, जो धनिक थे और कल्याणकारी कार्यों में दिल खोलकर खर्च करना चाहते थे, वे चंद्रशेखर की बुद्धिमत्ता, सादगी, ज्ञान और देश प्रेम की बातों से इतना प्रभावित हुए कि उसकी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उनके छात्रावास में रहने का प्रबंध भी कर दिया। ऐसा उन्होंने आवश्यकता समझकर किया था। आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि शिव विनायक मिश्रा पत्रकारिता तथा राष्ट्र प्रेमियों से मिलने जुलने के कार्य से एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते थे। उनकी अनुपस्थिति में घर में अकेले चंद्रशेखर का रहना कुछ उचित न था। छात्रावास सबसे मुनासिब जगह थी। स्वाधीनता की जागृति। शिव विनायक मिश्रा तथा श्री शिव प्रसाद गुप्त जैसे दो राष्ट्रवादी विभूतियों के संपर्क और संसर्ग में आने के कुछ दिनों के अंदर ही चंद्रशेखर के मन मस्तिष्क में स्वाधीनता की जागृति पूर्ण रूपेण हो गई। उसकी सहानुभूति पहले से ही थी, जब बंबई के श्रमिकों के साथ अंग्रेजों का भेदभाव उन्होंने देखा था।
उन्होंने तभी महसूस किया था कि यह कैसा विडंबना है कि गोरे लोग भारत में व्यापार के लिए आए हैं। भारत के लोग अपना श्रम उन्हें बेचते हैं। इस श्रम का ना तो अंग्रेज सम्मान करते हैं, ना ही श्रम का उचित मूल्य देते हैं। इससे भी हटकर वे भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। इस तरह दंडित करते हैं जैसे वे मालिक हों और भारतीय गुलाम। भारतीयों को अंग्रेजों का जुल्म सहते देखकर आश्चर्य भी हुआ था और मन में अनेक तरह के विचार आए थे कि ऐसा क्यों है। अलीराजपुर में रहते हुए उन्होंने ऐसा कुछ भी ना देखा था। वहां तक गोरी चमड़ी वालों के कदम ना पड़ सके थे। जुल्म देखकर तब चंद्रशेखर ने सोचा था, अगर अलीराजपुर रियासत में बंबई के जहाजों वाले मालिक जैसा एक भी व्यवहार हुआ होता तो वे उन्हें बहुत मजा चखाते। एक दिन सड़कों के दोनों ओर फुटपाथों पर बाल और किशोर विद्यार्थी जमा जुलूस का नजारा देख रहे थे। उस दिन आम हड़ताल थी, अतः स्कूल से बच्चे बाहर आ गए थे। स्कूल अध्यापक ने उन्हें रोका भी न था। उन हजारों बाल किशोर जुलूस दर्शक बच्चों में संस्कृत स्कूल का छात्र चंद्रशेखर भी था, जिसका हाथ बार बार इस मुद्रा में उठता था कि वह जिंदाबाद के नारे बोले, पर उससे बड़े उम्र के साथी उसका हाथ रोक उत्साह पर पानी फेर रहे थे, उसे समझा रहे थे। जब महात्मा गांधी ने बच्चों और स्त्रियों को इस आंदोलन में शामिल होने को नहीं कहा है, तो खुद से भागीदारी करना महात्मा गांधी की आज्ञा की अवज्ञा होगी। चंद्रशेखर रुक गए थे। कुतूहलता थी कि जुलूस होता क्या है। नेताजी पुलिस की चेतावनी के बाद जुलूस को नेतृत्व करते आगे बढ़ रहे थे। जुलूस में लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही थी। गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज रहा था। फिर अचानक आगे बढ़ते जुलूस के सामने घुड़सवार पुलिस ने घोड़े दौड़ाकर आगे से मार्ग बाधित कर दिया। दोनों ओर से पुलिस ने बढ़कर लाठीचार्ज कर जुलूस को खदेड़ दिया। जुलूस के नेतृत्वकर्ता नेताजी को घायल अवस्था में उनके कुछ साथी उठाकर भागे। देखते ही देखते जुलूस तितर बितर हो गया। चंद्रशेखर और उनके बाल किशोर छात्रों को भी पुलिस ने दौड़ाकर सड़क और फुटपाथ खाली करा लिया था। चंद्रशेखर को इस बात से अत्यंत आक्रोश हुआ। उन्हें पुलिस कार्यवाही पर बुरी तरह रोष था कि उसने निहत्थे जुलूस के लोगों पर लाठीचार्ज किया था। अपने ही देश में नागरिकों को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार नहीं, यह कैसी अंग्रेजों की ज्यादती है। इस बात को पहली बार चंद्रशेखर ने सोचा था। पुलिस जाति पर वे आक्रोशित थे और इस बात पर उन्हें क्षोभ भी था कि उनसे बड़े उम्र के साथियों ने उन्हें घटनास्थल से खींचकर क्यों अलग किया था। जो गुजर गया था उसे वे लौटा तो ना सकते थे, पर अंग्रेजों की आंखों देखी जुल्म जाति को दिलो दिमाग से निकाल ना पा रहे थे। अगले दिन के अखबारों में पूरे देश के सत्याग्रह के कार्यक्रमों की झलकियां और अंग्रेजों की जाति की घटनाएं छपकर आई। अखबार खबर के अनुसार दिल्ली में सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने वाले आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जुलूस रोक लाठियां और गोलियां चला पुलिस ने श्रद्धानंद सहित 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कांग्रेसी नेता डॉक्टर किचायू और सत्यपाल, जो कि पंजाब के अमृतसर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में लगे हुए थे, उन्हें पुलिस ने अनेकों कार्यकर्ताओं सहित गिरफ्तार कर लिया था। महात्मा गांधी, जो कि पंजाब के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उन्हें पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी का समाचार सुन पंजाब की जनता भड़क उठी थी।